मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा है, यानी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स देखी थी हमने, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या है, या वर्क एक्सपेंशन वर्क देखा था एडियाबेटिक कंडीशन में या आइसोथर्मल कंडीशन में। आज हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन है उस पर हम थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर कितनी हीट रिलीज हुई है या कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई, इसकी स्टडी हम किसमें करेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी फिजिकल चेंज होता है या फिर कोई भी केमिकल चेंज होता है तो या तो हीट रिलीज होती है या फिर हीट अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए आइस है वाटर में कन्वर्ट होती है, तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट हुई तो उसने हीट अब्जॉर्ब करी तब जाके वो वाटर में कन्वर्ट हुई। या फिर एक जनरल व्यू में केमिकल चेंज का एग्जाम्पल लूं तो जैसे चूना है, चूना में पानी मिलाते हैं तो चूने का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि चूने में जैसे ही अपन ने पानी मिलाया तो चूने में पानी मिलाने से हीट रिलीज हुई, जिसकी वजह से जो चूने का पानी है वो क्या हो गया? गर्म हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज जब होता है तो हीट क्या होती है? हीट चेंज होती है, या फिर मैं ये कहूँ हीट या तो रिलीज होगी या हीट ऑब्जॉर्ब होगी। नॉर्मली ये केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है ए और बी जो सी प्लस डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट के मोल मान लीजिए N1 N2 रिएक्टेंट के मोल है और M1 M2 प्रोडक्ट के मोल बन रहे हैं। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एक या एक से अधिक सब्सटेंस अगर एक या एक से अधिक टाइप के न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन में कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से एक सब्सटेंस या फिर कहूँ एक से अधिक सब्सटेंस जो होगा वो नए टाइप के एक या एक से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो हीट रिलीज होगी या हीट ऑब्जॉर्ब होगी। हीट रिलीज होगी या ऑब्जॉर्ब होगी उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। हीट अगर ऑब्जॉर्ब होती है तो हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। हीट अगर रिलीज हुई रिएक्शन के दौरान तो हम ये कहते हैं ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है। तो जो हीट ऑब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है? वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है या ज्यादा है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का जो एनर्जी डिफरेंस है उससे डिसाइड होता है कि रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होगी या हीट ऑब्जॉर्ब होगी। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो देखिए टोटल हीट या फिर कहूं एनर्जी, टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? HA प्लस HB। देखिए मैंने प्रत्येक रिएक्टेंट के आगे नंबर ऑफ मोल्स लिखा है। क्यों? क्योंकि हीट या फिर कहूं एनर्जी जो है वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके हिसाब से इनकी क्या होगी? हीट होगी। ठीक है, या फिर मैं कहूं एंथैल्पी होगी। इसी तरह से टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखूंगी? M1 HC प्लस M2 HD। तो रिएक्टेंट की जो टोटल हीट है या रिएक्टेंट की जो टोटल एनर्जी है, प्रोडक्ट की जो टोटल हीट है या टोटल एनर्जी है, उसके डिफरेंस के बेसिस पे हम क्या बताते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान हीट है या एनर्जी है वो रिलीज हुई है या एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई है। तो मैं लिखूंगी हीट ऑफ रिएक्शन या फिर लिखें टोटल हीट ऑफ रिएक्शन, या फिर मैं लिखूंगी एंथैल्पी चेंज
एंथैल्पी चेंज, यानी डेल एच इक्वल टू क्या लिखूंगी, प्रोडक्ट की जो टोटल हीट है, प्रोडक्ट की जो टोटल एनर्जी है M1SC प्लस M2HD में से क्या सब्सट्रैक्ट करूंगी, रिएक्टेंट की जो टोटल एनर्जी है या टोटल हीट है N1HA प्लस N2HB। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंथैल्पी को काम में लिया है मैंने, टोटल एनर्जी या टोटल हीट मैंने रिएक्शन के दौरान जो भी हीट ऑब्जर्व हुई है या जो भी हीट रिलीज हुई है उसके लिए मैंने यहाँ एंथैल्पी काम में लिया है। देखिए हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, किसी भी सिस्टम के द्वारा ऑब्जर्व्ड हीट जो होगी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज में और वर्क डन के योग के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज में काम आएगी और जो वर्क डन होगा उसमें काम आएगी। अगर रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वर्क डन जीरो है तो सिस्टम के द्वारा जो ऑब्जर्व हीट है या सिस्टम के द्वारा जो रिलीज हीट होगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगी। तो अगर रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है तो रिएक्शन के दौरान होने वाला जो हीट चेंज होगा, जो एनर्जी चेंज होगा, वो इंटरनल एनर्जी के सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो ओपन कंटेनर में होती है, या फिर मैं ये कहूं कि मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। इसलिए यहाँ पर जो भी रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज होता है वो एंथैल्पी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कांस्टेंट प्रेशर होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हम जानते हैं कि एंथैल्पी H इक्वल टू क्या होता है, E प्लस V भी होता है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज डेल H इक्वल टू क्या होगा, डेल E प्लस डेल PV, डेल H इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V प्लस V डेल P। अगर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्या होगी, टर्म जीरो होगी। तो डेल H इक्वल टू क्या होगा, डेल E प्लस P डेल V। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि डेल H इक्वल टू Q, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर रिएक्शन हो रही है, नियत दाब पर अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन के दौरान जो होने वाला टोटल हीट चेंज होगा, हीट ऑफ रिएक्शन होगी, वो किसकी सेंस में रिप्रेजेंट करेंगे हम, उस रिएक्शन के दौरान होने वाला एंथैल्पी चेंज के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन या फिर टोटल हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज लिखा है, डेल H इज इक्वल टू प्रोडक्ट की एनर्जी, टोटल एनर्जी, या फिर कहूं प्रोडक्ट की टोटल हीट या प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की टोटल हीट या टोटल रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी। ठीक है, देखिए अगर डेल H का वैल्यू पॉजिटिव आता है, डेल H का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट की एनर्जी अगर रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन के दौरान हीट का क्या हुआ है, अब्जॉर्प्शन हुआ है। तो डेल H का मान क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगर डेल H का मान नेगेटिव आता है, डेल H इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज जो होता है वो अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है, कम है, कम है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हुई है, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन के दौरान अगर हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, अगर रिएक्शन के दौरान हीट अब्सॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। इसे एज ए ग्राफ के रूप में हम अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे दिखाएंगे,
एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखिए एक तो इस तरह का ग्राफ आता है, एक इस तरह का ग्राफ आता है, एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये रिएक्टेंट है, इससे ये प्रोडक्ट बना। यहां देखिए इस प्लॉट में देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, ये रही। प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इतनी हीट रिएक्शन के दौरान अब्सॉर्ब हुई है, यानी डेल एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिएक्शन होने पर ओवरऑल हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इस ग्राफ में अगर हम देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इस रिएक्शन के होने पर हीट रिलीज हुई, तो डेल एच का मान क्या हुआ, नेगेटिव। रिएक्शन क्या हुई, एक्सोथर्मिक। ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट की कंपेयर में, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंपेयर में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, देखिए कुछ एक रिएक्शन ऐसे होती हैं जिनमें ना तो एनर्जी रिलीज होती है, ना ही एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। इन रिएक्शन के लिए डेल एच का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी होती है वो सेम रहती है, एंथैल्पी चेंज नहीं होता, यानी डेल एच का मान क्या होता है, 0 होता है। इन रिएक्शन में ना तो उसमें अब्सॉर्ब होती है, ना ही उसमें रिलीज होती है। तो इन रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन, थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन, यानी इस तरह की अभिक्रियाएं जिनमें हीट का ना तो ऑब्जर्प्शन होता है, ना ही इमिशन होता है, थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, अभी देखिए एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन को मैंने इस तरह से दिखाएगा, जैसे कि अभी मैंने ये बात की कि नॉर्मल केमिकल रिएक्शन हम इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे ये रिएक्टेंट है और इससे ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात करूं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, नॉर्मली एक केमिकल रिएक्शन को इस तरह से दिखाते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन को किस तरह से दिखाएंगे कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ साथ उस रिएक्शन के दौरान होने वाले हीट चेंज को या फिर कहूं एनर्जी चेंज को भी एक्सप्रेस किया जाता है, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है HCl एक्वस NaOH एक्वस से बना NaCl एक्वस प्लस HCl लिक्विड सबकॉलन डेल H -57.5 किलो जूल। ये इक्वेशन या ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये कहलाती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ साथ इस रिएक्शन में होने वाले हीट चेंज को या फिर कहूं एंथैल्पी चेंज को भी एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन को या थर्मोकेमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, देखिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो होती है उसमें हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में जो हीट चेंज हुआ है उसको एंथैल्पी के सेंस में रिप्रेजेंट किया है। अगर आप उसको हीट की सेंस में लिखोगे तो इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस एरो NaCl एक्वस प्लस HCl लिक्विड प्लस
क्या आएगा 57.5 किलो जूल। ठीक है, देखिए ये जो एनर्जी है ये हीट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि यहाँ पे ये जो है ये एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो इस इक्वेशन को हम इस दोनों तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस लगा के इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट से ओवरऑल ये प्रोडक्ट बना, जिसमें ये दो सब्सटेंस बने, इसके अलावा ये एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा है, तो इस हीट की सेंस में लिखा है इसको। ठीक है, हीट की सेंस में रिप्रेजेंट किया है, जबकि यहाँ पे एंथैल्पी चेंज की सेंस में रिप्रेजेंट किया है। एंथैल्पी चेंज के सेंस में अगर आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ इक्वल का साइन आएगा, और जो भी इस रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज हुआ है उसे हम सब कॉलन लगा के आगे लिखेंगे। अगर रिएक्शन को आप हीट के सेंस में रिप्रेजेंट करते हो तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी हीट रिलीज या ऑब्जर्व हुई है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। यानी कि यहाँ रिलीज हुई है तो ये आ गया, अगर इसको ऑब्जर्व हुई है तो इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हुई थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन में ये भी दिखाया जाता है कि जो सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट है या जो बनने वाले प्रोडक्ट है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, क्योंकि फिजिकल स्टेट से भी ये डिपेंड करता है कि इस रिएक्शन की डेल एच या फिर कहूँ एंथैल्पी चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल है, या एंथैल्पी चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज एक दूसरे से कितनी कम ज्यादा है। ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात ये कि जैसे इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन में जो रिलीज एनर्जी है या फिर कहूँ कि जो अब्जॉर्ब एनर्जी है, उसमें जो एंथैल्पी चेंज जो भी आएगा, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा, उस एंथैल्पी चेंज में जब हम दर्शाते हैं तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट प्रेशर में मेंशन करते हैं, और जो सबस्क्रिप्ट होती है उस पर टेम्परेचर मेंशन करते हैं। मेरा मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे हो रही है, वो यहाँ पे शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई रिएक्शन है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलेंगे तो क्या होगा 273 प्लस 25 यानी 298 केल्विन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 298 केल्विन। रिएक्शन अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो रही है यानी ओपन कंटेनर में हो रही है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन इस तरह से कुछ करेंगे। अगर प्रेशर चेंज है, देखिए नॉर्मली अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो रही है तो यहाँ नोट ही लिखा जाएगा, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। लेकिन अगर प्रेशर, रिएक्शन का प्रेशर अगर अलग है, 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके अलावा अगर प्रेशर लिया तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। टेम्परेचर को हमेशा क्या है सबस्क्रिप्ट में शो करेंगे। तो ये होती है एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन, या फिर मैं कहूँ थर्मोकेमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका होता है। ठीक है।